शिंपे बहुत समय बाद अपने गांव वापस लौटा था। उसका गांव एक छोटे से आइलैंड पर था। वो यहाँ अपनी दोस्त उशियो के अंतिम संस्कार में आया था। लेकिन गांव पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो लोगों को मारकर उनकी जगह ले रही है, और उसी रहस्यमय चीज ने उसकी दोस्त को मारा है। समुद्र में चलते हुए एक जहाज पर शिंपे अपने फोन में लगा हुआ था कि तभी उसकी सुनहरे बालों वाली दोस्त उशियो ने अचानक उसे बुलाया। उसने शिंपे से आंखें बंद करने को कहा और फिर कुछ किया, लेकिन शिंपे को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। जब उसने आंखें खोली तो उशियो ने उससे पूछा कि उसे अपने गांव लौटे कितना टाइम हो गया। उसने कहा कि उसे तो 2 साल हो चुके हैं। ये बोलकर उशियो सीधा जहाज के डेक पर चली गई। शिंपे के मन में आया कि शायद इस बार उशियो भी उसके साथ लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उशियो मुस्कुराई और अलविदा कहती हुई बोली कि अब वो उसके साथ वापस नहीं जा सकती, और उम्मीद जताई कि शिंपे उसकी बहन मियो का ध्यान रखेगा। इतना कहकर उशियो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, चाहे शिंपे कितना भी चिल्लाया और उसे रोकने की कोशिश की। अचानक शिंपे किसी नरम चीज से टकरा गया। पसीने पसीने होते हुए उसने ऊपर देखा तो पता चला कि ये सब तो बस एक सपना था। घबराकर उसने सामने बैठी लड़की से माफी मांगी, लेकिन अगले ही पल उसे जोरदार थप्पड़ पड़ गया। इस घटना के बाद शिंपे उस सीट पर बैठ नहीं पाया और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो गया। खुद को शांत करने के लिए बार बार समझा रहा था। सोचते सोचते उसे याद आया कि उसे पहले कभी थप्पड़ नहीं पड़ा था। ये इंसिडेंट उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी जहाज पर अनाउंसमेंट हुई कि वो आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। वाकायामा नाम का एक छोटा सा कस्बा जो कि किटिन स्ट्रेट पर बसा है। यहाँ की आबादी सिर्फ 700 के करीब है और लोकल स्पेशलिटी है ब्लैक स्क्विड। ये एक छोटा सा टूरिस्ट आइलैंड है और शिंपे यहीं वापस आया था अपने होम टाउन लगभग 2 साल बाद, अपने बचपन के दोस्त उशियो के अंतिम संस्कार में शामिल होने। गहरी सांस लेते हुए शिंपे अपना सामान खींचकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ऊपर की ढलान से एक लड़की साइकिल पर तेजी से आती हुई उसका नाम पुकारने लगी। लड़की कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे समंदर में गिर गई। ये मियो थी, उशियो की छोटी बहन। शिंपे को हैरानी हुई कि बहन की गुजर जाने के सिर्फ 1 दिन बाद भी मियो उसी मूड में है जैसे वो पहले हुआ करती थी। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर मियो को बाहर निकाला और दोनों घर की ओर चल दिए। चलते चलते मियो ने शिंपे से उसके टोक्यो के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, लेकिन शिंपे के पास बताने को ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि वो ज्यादा घूम फिर नहीं पाया था। ये सुनकर मियो जोर से हंस पड़ी और बोली कि 2 साल पहले की तुलना में अब उसकी जापानीज काफी सुधर गई है। ये सुनकर शिंपे शर्मा गया। बातों बातों में दोनों घर पहुंचे। अंदर अंतिम संस्कार का माहौल था। उशियो की फोटो फ्रेम में रखी थी और उसका शव ताबूत में रखा हुआ था। चारों तरफ रिश्तेदार और गांव वाले बैठे थे। शिंपे के हाथ में फूल था और उसके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। 10 साल पहले जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था, तब उशियो के परिवार ने ही उसे अपना लिया था। सब साथ रहते थे और जिंदगी बहुत खुशहाल थी। यही परिवार शिंपे के लिए सब कुछ था। 2 साल पहले जब वो टोक्यो जाने की तैयारी कर रहा था, तब उशियो ने उससे कहा था कि वो उसके लिए करी बनाए। शिंपे ने मना कर दिया और कहा था अगली बार जरूर बनाएगा, लेकिन अब वो अगली बार कभी नहीं आएगी। दुखी मन से उसने फूल ताबूत में रख दिया। इसी बीच लोग आपस में उशियो की मौत के बारे में फुसफुसा रहे थे। तभी अचानक कैमरे की फ्लैश चमकी। किसी ने फोटो खींच ली, जबकि वहां फोटो लेना मना था। शिंपे पलटकर पूछने ही वाला था कि उसका दोस्त सौ रोता हुआ उसके गले लग गया। सौ ने बताया कि उशियो की मौत कैसी हुई। वो एक बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश में खुद लहरों में बह गई। सौ वही मौजूद था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। खुद को दोषी मानते हुए वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने शिंपे से कहा कि उसे चाहे मार ले, वो सब झेल लेगा। लेकिन शिंपे ने उसे नहीं मारा, बस कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। अब जो हो चुका था उसे मारने पीटने से कुछ नहीं बदलने वाला था। थोड़ा संभलने के बाद शिंपे ने सौ से पूछा कि उसके पिता ने उशियो का पोस्टमार्टम क्यों किया, क्या वो डूबकर नहीं मरी थी। ये सुनते ही सौ ने उसकी नजर सामने खड़ी छोटी लड़की की तरफ डाली। वो लड़की थी शियोरी, कोबा सुपरमार्केट की मालिक की बेटी। वही छोटी बच्ची जिसे उशियो ने बचाया था। लेकिन अफसोस, इतनी कम उम्र में उस बच्चे को इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा। फिर टाइम आ गया और फ्यूनरल सेरेमनी शुरू होने वाली थी। पादरी ने शिंपे को मदद के लिए बुलाया। जाने से पहले सौ ने शिंपे के कान में फुसफुसा कर कहा कि वो रात को सब कुछ बताने के लिए कॉल करेगा। उस शाम उशियो के अंतिम संस्कार के बाद शिंपे घर लौटा और सबके लिए खाना बनाया। इस बार उसने करी बनाई और यहाँ तक कि उशियो के लिए भी एक हिस्सा रखा, भले ही अब वो यहाँ नहीं थी। रात में देर में मियो बाहर खड़ी अपने फैमिली रेस्टोरेंट को देख रही थी। उसी समय पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर ने उसे देखा और सवाल किया कि वो इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मियो बस मुस्कुरा कर रह गई। उधर शिंपे अपने कमरे में सौ की बातें सुन रहा था। सारी अफवाहें कि सौ के पिता ने उशियो का पोस्टमार्टम किया था झूठ थी।
असली बात ये थी कि सॉ के पिता तो बस पुलिस के कहने पर इन्वेस्टिगेशन में मौजूद थे और तभी सॉ ने एक सच बताया। उशियो की गर्दन पर निशान था और उसे पूरा यकीन था कि वो गला दबाने का निशान था, यानी उशियो को किसी ने गला दबा के मारा था। उस दिन जब सॉ और उशियो स्कूल के पीछे खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शियोरी लहरों में बह रही है। उशियो तुरंत दौड़ी और बच्ची को बचा लिया, जबकि सॉ किनारे पर ही था और उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। ये बात सिर्फ उशियो के परिवार और सॉ के परिवार को ही पता थी। कोई सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने इसे महज एक हादसा मान लिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी मियो अंदर आई। उसके हाथ में उशियो का वो नेकलेस था जो उसने आखिरी वक्त तक पहना हुआ था। मियो ने वो शिंपे को दिया और अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर से मजबूत दिखने वाली मियो भी आंखें टूट गई। उसने दांत भींचकर कसम खाई कि वो अपनी बहन के कातिल को कभी माफ नहीं करेगी। ये सुनकर शिंपे चौंक गया और जल्दी से मियो को पीछे हटाया। उसने सवाल पे सवाल दाग दिए, क्या मियो को कुछ पता है? लेकिन मियो ने तुरंत बात घुमा दी और ये कहकर वहां से चली गई कि उसे नहाने जाना है। शिंपे अपने कमरे में वापस आया और नेकलेस को देखते हुए बैठ गया। ये वही चीज थी जो उसने सालों पहले उशियो के लिए बनाई थी। हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उशियो इस सस्ती सी चीज को इतनी मोहब्बत से संभाल के रखेगी। अगली सुबह रेस्टोरेंट दोबारा खुल गया। गम भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है काम में डूब जाना। शिंपे को लगा कि मियो और मिस्टर एलन भी यही सोच रहे हैं। तभी एक मोटा शराबी आदमी शिंपे को बुलाकर पूछने लगा कि क्या उसने वो बड़ी वाली लड़की ढूंढ ली जिसे उसने सुबह बताया था। शिंपे हैरान रह गया क्योंकि वो सुबह तो उससे मिला ही नहीं था। शराबी ने उसे कोई और समझ लिया था। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और गर्मी की शिकायत करते हुए बैठ गया। ये था तेत्सु, मिस्टर एलन का रिश्तेदार और आइलैंड का इकलौता पुलिस वाला। रेगुलर कस्टमर होने की वजह से मियो को पता था कि उसे क्या खाना पसंद है। फिर मियो ने मजाक में पूछा कि आज सुबह वो ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया। ये सुनकर तेत्सु का चेहरा गंभीर हो गया और उसने बताया कि आज सुबह से ही कोपा फैमिली गायब है। ये सुनते ही मियो सीधा बाहर भागी और शिंपे को भी पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। दोनों कोपा सुपरमार्केट पहुंचे। जैसा तेत्सु ने कहा था वो बंद पड़ा था। मियो कोने में दाईं उदास बैठी थी। शिंपे भी आकर उसके पास बैठ गया। तभी मियो ने शिंपे को एक अजीब बात बताई। लगभग 1 महीने पहले तक शियोरी पहले जैसी हंसमुख और चंचल बच्ची थी, लेकिन फिर एक दिन उसने मियो से कहा कि उसने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। तभी वहां एक आदमी की आवाज गूंजी। जो शियोरी ने देखा था वो दरअसल एक शैडो था। वो शख्स था नेजू, आइलैंड का शिकारी। नेजू ने बड़ी आसानी से समझाते हुए बताया कि शियोरी ने जो शैडो देखा था वो दरअसल इस आइलैंड की एक बीमारी है। आजकल ये बहुत कम दिखती है, लेकिन युद्ध के जमाने में ये काफी आम थी। ये बीमारी इंसान को उसका ही शैडो दिखाती है, लेकिन जैसे ही कोई अपना शैडो देख लेता है, थोड़े वक्त बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर वही शैडो उसकी जगह लेकर और लोगों को मारना शुरू कर देता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, हारुको मंदिर जाकर शुद्धिकरण कराना। इतना बोलकर नेजू चला गया। मियो का चेहरा अब और गंभीर हो गया। उसने शिंपे से पूछा कि क्या तुम इस कहानी पर भरोसा करते हो? शुरू में शिंपे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी मियो ने एक सच बता दिया। उशियो की मौत से 3 दिन पहले जब वो और उशियो बीच पर कचरा उठा रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो बिल्कुल उशियो जैसा दिखता था। और फिर ठीक 3 दिन बाद उशियो सच में मर गई। मियो को पूरा यकीन था कि ये सब सच है। ये सुनकर शिंपे पसीने पसीने हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने मियो से पूछा कि क्या उसने ये बात किसी और को बताई है। फिर उसने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि चलो हारुको मंदिर चलते हैं और शैडो के बारे में और पता लगाते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे और हारुको से मिलने के लिए शिंपे ने घंटी बजाई। तभी मियो ने झाड़ियों में कुछ देखा। शिंपे को साफ नजर नहीं आया, लेकिन मियो को पूरा यकीन था कि वो शियोरी ही थी। दोनों उसे पकड़ने के लिए बीच के पास खंडहरों तक भागे, लेकिन शिंपे ने मियो को रोका और सोचा अगर वो सच में शियोरी थी तो ऐसे क्यों भाग रही है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। दोनों घबराकर दौड़े और देखा एक लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसके पेट में गोली लगी थी। शिंपे ने तुरंत पहचान लिया, ये वही लड़की थी जो उसके साथ नाव में बैठकर आई थी। मियो डर गई और चिल्लाने लगी कि उसे भागकर मदद लानी है, लेकिन जख्मी लड़की ने शिंपे की कॉलर पकड़कर उसे पास खींच लिया और बोली, ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक और गोली चली और सीधा उसके सिर में लग गई। शिंपे ने डरते डरते पीछे देखा तो दंग रह गया। मियो को किसी ने बंधक बना रखा था और वो कोई और नहीं बल्कि दूसरी मियो थी। उसके हाथ में बंदूक थी और वो मुस्कुराते हुए ट्रिगर दबा देती है। मियो की मौत हो जाती है।
और अगले ही पल शिंपे भी मारा जाता है। शिंपे कुछ कर ही नहीं पाता, बस चीखते हुए मियो का नाम पुकारता है। अचानक उसकी आंख खुली और वो फिर से उसी चश्मे वाली औरत की छाती से टकरा गया जो नाव पर बैठी थी। लेकिन इस बार टाइमलाइन अलग थी, लगभग 3 दिन पहले की, जब उशियो का एक्सीडेंट हुआ था। मियो अपनी गोद में शियोरी को पकड़े खड़ी थी और सामने सौ उशियो को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो दिल की धड़कन वापस लाने की कोशिश कर रहा था। उसने टीको को चिल्लाकर कहा कि स्कूल भागकर डिफिब्रिलेटर ले आओ। शिंपे वहीं मियो के पास खड़ा था, खुद हैरान कि आखिर वो ये सब देख कैसे पा रहा है। फिर जैसे ही उसने आवाज लगाई, वो दोबारा नाव पर चश्मे वाली औरत की छाती से टकरा गया। शिंपे लाल चेहरा लिए जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा और फिर से जोरदार थप्पड़ पड़ गया। लेकिन इस बार उस औरत ने उससे पूछ लिया कि तुमने जो डरावना सपना देखा उसमें क्या था। शिंपे हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में तुरंत वही सीन घूम गया। वो औरत पेड़ के सहारे गिरी हुई थी और गोली लगी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें कभी गोली लगी थी? औरत के हैरान चेहरे को देखकर शिंपे समझ गया कि जवाब साफ है। उसने सिर खुजाते हुए कहा, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया। फिर अपना बैग उठाकर मोबाइल निकाला और दंग रह गया। आज की तारीख अभी भी 22 जुलाई ही थी, लेकिन उसे तो साफ याद था कि 23 जुलाई को वो मियो के साथ हारुको से मिलने गया था। शिंपे ने सिर पकड़ लिया और खुद को समझाने लगा कि ये सब बस एक बुरा सपना है। उसने मन बहलाने के लिए ऑनलाइन एक नॉवेल खोली। ये थी द स्वैन्स मैन, उसके शहर में मशहूर हॉरर नॉवेल। इस कहानी में एक लड़की को ये ख्याल सताता रहता है कि उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की जगह कोई नकली कॉपीज ले रही हैं। शिंपे ने खुद को समझाया कि शायद इसी हॉरर नॉवेल की वजह से मैंने ये डरावना सपना देख लिया, बस इतना ही। बोट आखिरकार किनारे लग गई। शिंपे ने अपना सूटकेस नीचे उतारा और गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। ऐसे टाइम पे उसे थोड़ा ठहर कर सोचना पड़ता था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वो डरावना सपना घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो चुका हो। जैसे ही उसने सामान खींचना शुरू किया, तभी मियो की आवाज आई। वो साइकिल से ढलान से नीचे उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर शिंपे पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। ये सीन तो बिल्कुल उसके सपने जैसा ही था। मियो ब्रेक नहीं लगा पाई और सीधा समुद्र में गिर गई। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शिंपे ने सपने में देखे थे। शिंपे ने तुरंत उसे पानी से खींच के बाहर निकाला। तभी उसे ध्यान आया कि मियो की साइकिल के ब्रेक किसी ने काट दिए थे। इसके बाद जो हुआ सब कुछ उसके सपने जैसा ही दोबारा रिपीट होने लगा। यहाँ तक कि घर वाले भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे उसने सपने में देखा था। शिंपे और मियो फिर फ्यूनरल हॉल पहुंचे। वहां मिलते ही मिस्टर एलन ने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। अंदर जाते हुए शिंपे सोच में पड़ गया, क्या ये सब रियल है या फिर वो किसी सपने में है या सच में 22 जुलाई पर वापस आ गया है। उसके दिमाग में इतना घूम रहा था कि सिर फटने जैसा लग रहा था। उसे याद आया कि सू ने बताया था कि उशियो की मौत किसी ने गला दबाकर की थी। शिंपे ने फूल कस के पकड़े और उशियो के ताबूत में रख दिए। वो जैसे ही निकलने वाला था, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। शिंपे चौंक कर पलटा तो सामने छोटी शियोरी का पूरा परिवार था। उसे तुरंत अपने सपने की बात याद आ गई। अगर ये सच हुआ तो कल इस परिवार का पूरा खात्मा हो जाएगा। वो सब सोच ही रहा था कि सू आकर रोते हुए उसे खींच कर ले गया। उस रात डिनर टेबल पर बैठे बैठे शिंपे के दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे। वो छुपकर मियो को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं उशियो ने भी शैडो देखा था और उसी ने उसे मारा। क्या मियो का भी वही हाल होगा जैसा सपने में देखा था? खाने पर उसका ध्यान ही नहीं था। मिस्टर एलन ने पूछा तो बहाना बनाकर वो बाहर चला गया। बाहर खड़े होकर उसने वही सीन याद किया जब मियो साइकिल पर आई थी और उसके ब्रेक कटे हुए थे। आखिर किसने ऐसा किया होगा? इतने सारे सवाल और कोई जवाब नहीं। इसी कंफ्यूजन में उसका दम घुटने लगा। तभी अंकल टेत्सू की आवाज आई। शिंपे चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। अंकल टेत्सू छोटी मियो से पूछ रहे थे कि वो अपने ही घर के सामने क्यों खड़ी है। ये देखकर शिंपे का चेहरा सफेद पड़ गया। मियो यहाँ बाहर कैसे हो सकती है? लेकिन ये शौक खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरा बड़ा झटका लग गया। मियो ने अचानक चाकू निकाला और सीधा अंकल टेत्सू का कत्ल कर दिया, वो भी शिंपे के सामने। अब शिंपे को यकीन हो गया ये असली मियो नहीं है,
ये तो उसकी परछाई यानी शैडो है। फेक मियो ने तुरंत अपने शैडो को कंट्रोल किया और पलक झपकते ही अंकल टेत्सू की हूबहू कॉपी बना दी। उनकी शक्ल, आवाज, यहाँ तक कि पूरा नेचर तक। फिर नकली मियो ने अंकल टेत्सू को हुक्म दिया कि अब से वो असली ऑफिसर टेत्सू बनकर घूमे और उससे बंदूक भी वापस ले ली। फेक टेत्सू ने कहा कि अगर असली मियो से अभी सामना नहीं हुआ तो क्यों ना सीधा घर में घुसकर उससे निपट लिया जाए, बंदूक भी है तो काम आसान रहेगा। लेकिन फेक मियो ने मना कर दिया। बोली, रात में गोली चलाना रिस्की है, ये कोई अमेरिका थोड़ी है जहां जब चाहे गोली चला लो। आज बस जगह की तफ्तीश करने आए हैं। शिंपे ये सब सुनकर इतना डर गया कि उसने अपना मुंह दबा लिया और झुककर सांस रोकने लगा ताकि कोई आवाज ना निकले। तभी अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था सू का कॉल। शिंपे कुछ समझ पाता उससे पहले ही नकली मियो उसके सर के ऊपर खड़ी थी। शिंपे को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और सीधा उसके गले पर चाकू मार दिया गया। वो दर्द से गिर पड़ा, खून बहने लगा। तभी शिंपे की नजरें बदल गईं। उसने खुद को जमीन पर पड़ा देखा। पास ही नकली मियो और नकली टेत्सू खड़े थे। अचानक वो एक काली खाई जैसी खाली जगह में खिसता चला गया। उस अंधेरे में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, शिंपे। ये उशियो थी। वो पीछे से आकर शिंपे को गले लगाती है और कहती है कि मियो को बचाना है। शिंपे से और से उसका नाम पुकारता है और उसी वक्त वो फिर से वहीं लौट आता है जहां उसने बोट से सूटकेस उतारा था। शिंपे गिर पड़ा और गले को पकड़ लिया। उसके मन में आया, क्या मैं मर नहीं चुका था? क्या मुझे एक और मौका दिया गया है? डर ही रहा था कि तभी मियो की आवाज फिर गूंजी और उशियो की बातें भी याद आईं कि मियो को बचाना है। इस बार शिंपे तुरंत दौड़कर मियो की साइकिल रोक देता है ताकि वो समुद्र में ना गिरे, लेकिन बदले में खुद पानी में जा गिरा। शिंपे को तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा, पर मियो ने सही वक्त पर उसे खींच लिया। दूसरी तरफ वही बड़ी सी औरत अब पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर रही थी। उसने पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वो बताती है कि वो आइलैंड आने की तैयारी कर रही थी। मरने से पहले उसका चेहरा सीरियस हो गया, जैसे उसे पता था कि संगठन में कोई घुसपैठिया आ चुका है। उस रात भाई टेत्सू मजे से अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था, तभी उसे फोन आया। कॉल शिंपे ने किया था। उसने झूठ बोला कि शॉपिंग एरिया में लड़ाई हो रही है ताकि टेत्सू उसके घर की गश्त करने ना आए। शिंपे जानता था उसे आज की रात किसी भी हाल में बचना है। उशियो के मंदिर जैसे बने स्थान पर बैठा शिंपे सोच रहा था कि ये सब खतरनाक है, लेकिन अब उसके पास पहले से जानकारी है तो उसे चीजें बदलनी ही होंगी। उसने सू से भी कह दिया था कि कल वो उससे संपर्क करेगा। इसके बाद शिंपे अपने कमरे में लौट आया। उसने फोन से बेकार के सारे ऐप्स डिलीट कर दिए ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टोरेज खाली रहे। सेफ्टी के लिए फोन को एयरप्लेन मोड पर कर दिया और बैकअप चार्जर भी रख लिया। उसे पता था नकली शैडो कब आने वाला है, इसलिए उसके पास तैयारी का टाइम था। उसने कैमरा ऐसी जगह सेट किया जिसे पकड़ना मुश्किल हो। फिर कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। बाथरूम में खड़े होकर वो सारी बातें याद करने लगा जो उसने अब तक झेली थी। पिछली बार 22 जुलाई को उसकी मौत नहीं हुई थी। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। शिंपे को पूरा यकीन था कि मियो नहा रही है, लेकिन पक्का करने के लिए उसने झांक कर चेक किया और बदले में मियो ने शावर हेड उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे उसकी नाक से खून निकल आया। पर इतना काफी था ये साबित करने के लिए कि असली मियो अभी घर में ही है, कहीं बाहर नहीं गई है। अगली सुबह शिंपे जल्दी उठकर बाहर गया और फोन उठाकर चेक किया। सचमुच नकली शैडो घर के बाहर खड़ा था। शिंपे ने तुरंत फोन ऊपर ले जाकर मियो को दिखाया। वो वीडियो देखकर मियो डर गई क्योंकि उसमें उसकी कॉपी चाकू लिए खड़ी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वही उसे मारने आई है। फिर मियो ने शिंपे को बताया कि मरने से पहले उशियो ने भी शैडो का सामना किया था। मियो अचानक उठ खड़ी हुई और शिंपे का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर शैडो सच में है तो छोटी शियोरी भी खतरे में हो सकती है, हमें उसे तुरंत बताना होगा। शिंपे ये समझता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मियो खुद रिस्क ले। उसने मियो का हाथ दबाया और कहा कि वो शियोरी की मदद करेगा, लेकिन अकेले जाएगा। फिर शिंपे कोबा सुपरमार्केट पहुंचा। वो बहुत सुबह ही चला गया था, लेकिन फिर भी दुकान पहले से बंद थी। उसने गहरी सांस ली। सब कुछ अब भी वैसा ही था, वो उसे बदल नहीं पा रहा था। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। ये मिसेस शियोमी थी, जिन्होंने शिंपे को दुकान के सामने खड़े देख लिया। शिंपे को चीरते हुए मिसेस शियोमी बोली कि शहर में रहकर तो बिल्कुल ही लापरवाह हो गया है, यहाँ तो सामान खरीदने की जगह भी नहीं मिल रही। तभी उनकी नजर पड़ी कि कोबा स्टोर बिना किसी नोटिस के बंद है। फिर दोनों शिंपे और मिसेस शियोमी कोबा के घर पहुंचे।
और बेल बजाई, आवाज दी, मगर लंबे इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर खाना अब भी टेबल पर रखा था, टीवी चल रहा था, लेकिन पूरा परिवार गायब था। शिनपे और मिसेस शियोमी ने अलग अलग होकर घर में तलाश शुरू की। तभी शिनपे ने जमीन और सोफे पर काले धब्बे देखे। उसका माथा पसीने से भीग गया, क्योंकि ये काम सिर्फ शैडो का हो सकता है। कल ही उसने तेत्सु की शैडो को इसी तरह किसी को गायब करते देखा था। अब शिनपे के दिमाग में दो बातें चल रही थीं। एक तरफ वो दूसरों को बचाना चाहता था, दूसरी तरफ उसे डर था, क्योंकि सामने वाला इंसान नहीं बल्कि ये खतरनाक दानव था। आखिरकार शिनपे ने तय किया कि वो सबको बताएगा और हालात देखेगा, क्योंकि अकेले भिड़ने का मतलब मौत है और वो बार बार मरने से थक चुका था। उसी वक्त उसने मोबाइल निकाला, लेकिन अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी। खाना अभी रखा था, यानी हमला पिछली रात ही हुआ था। फर्श पर गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी चीज ने जोर से टकराया हो। ये देखकर शिनपे के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आखिर यहाँ हुआ क्या था? उसने मिसेस शियोमी से ऊपर जाकर देखने की इजाजत मांगी। नीचे देखे गए काले निशानों से लग रहा था कि ये काम किसी बड़े इंसान की शैडो का है। डरते डरते शिनपे ऊपर चढ़ा और छोटी शियोरी को ढूंढने लगा। उसने दीवार टटोलकर लाइट का स्विच ढूंढा। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई छोटा बच्चा खड़ा हो। वो पलट कर देखता है, छोटी शियोरी थी। शिनपे हैरान रह गया, क्योंकि उसे याद आया कि कल शमशान में उसने छोटी शियोरी से पूछा था कि क्या तूने कभी अपने जैसी दिखने वाली किसी को देखा है? और अब वही सवाल छोटी शियोरी उल्टा उससे पूछ रही थी। इस बार शिनपे को यकीन हो गया कि ये असली शियोरी नहीं बल्कि शैडो है। शिनपे घबराकर उसकी तरफ मुड़ा। शियोरी की शैडो को भी समझ आ गया था कि शिनपे ने उसे पहचान लिया है। उसने बिना देर किए हमला करने के लिए शैडो बुला लिया। शिनपे पसीने से तरबतर बिल्कुल हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी नीचे से मिसेस शियोमी की आवाज आई। शिनपे ने जवाब नहीं दिया तो वो ऊपर आ गई। बस उसी पल शियोरी की शैडो वहां से गायब हो गई। शिनपे जान गया कि मिसेस शियोमी की वजह से उसकी जान बच गई, वरना वो मारा जा चुका होता। मगर अब शैडो ने उसे पहचान लिया था। उसके बाद मिसेस शियोमी ने पुलिस को कोबा परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, जबकि शिनपे घर से निकल गया। रास्ते में वो गहरे सोच में डूबा हुआ था। अब उसके पास दो चॉइस थी। एक, सब कुछ नजरअंदाज करके ऐसे जीना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन ऐसा किया तो पक्की बात है कि बोट पर मिली चश्मे वाली लड़की शैडो का शिकार बन जाएगी, और उसके रिएक्शन से शिनपे को लग रहा था कि उसे पहले से कुछ पता है। दूसरी चॉइस थी उसे बचाना, और ये मुमकिन भी था, क्योंकि शिनपे को पता था आगे क्या होने वाला है। इस बार तो उसने बोट पर उससे मुलाकात भी नहीं की थी। जब टाइम रिवर्स हुआ था, शिनपे बोट पर खड़ा था। उसे याद आया, बोट पर जब वो लड़की मिली थी तो उसके पास बहुत बड़ा सूटकेस था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ सिर्फ घूमने फिरने नहीं आई है। फिर शिनपे ने पूरे आइलैंड पर लोगों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका पूरा हुलिया बताने के बावजूद किसी को कुछ पता नहीं था। मगर जैसे ही उसने बड़े सीने वाली बात कही तो तुरंत जानकारी मिल गई। और तभी शिनपे को याद आया वो सीन जब वो पहली बार यहाँ लौटा था। वो अंकल ने शिनपे से मजाक में पूछा था कि क्या उसने चश्मे वाली बड़ी वाली लड़की को ढूंढ लिया है। फिर उसने शिनपे को एक कैफे की तरफ इशारा किया, लेकिन जब शिनपे वहां पहुंचा तो लड़की पहले ही गायब हो चुकी थी। कोई और सुराग ना मिलने पर शिनपे वापस रेस्टोरेंट आ गया। इसी वक्त तेत्सु भी आ गया। उसके ताने और कल रात झूठी लड़ाई की रिपोर्ट पर गुस्सा देखकर शिनपे ने चैन की सांस ली कि इसका मतलब वो अभी शैडो से मरा नहीं है। तभी तेत्सु ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और शिनपे को दिया। ये उशियो का फोन था। मरने से पहले उसने उसे तेत्सु को दिया था, ये कहते हुए कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो शिनपे तक पहुंचा देना। सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि शिनपे समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी सोऊ रेस्टोरेंट में शिनपे को ढूंढते हुए आया। शिनपे और मियो ने उसे बाहर ले जाकर सब कुछ बता दिया। अब सोऊ को समझ आया कि उशियो की मौत दरअसल छोटी शियोरी की शैडो ने की थी, और जैसा कि शिनपे ने उसे दिखाया था, शैडो का अगला निशाना मियो थी। समस्या ये थी कि शैडो को पहचानने का कोई तरीका ही नहीं था। इसका मतलब सामने खड़े तीनों ही लोग असली भी हो सकते हैं या नकली शैडो भी। शक की वजह से सबके माथे पर पसीना था। तभी सोऊ ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि अगर शैडो कैमरे में दिख रहा है तो ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक जिंदा चीज है, और जब तक ये जिंदा है इसे हराने का तरीका भी होगा। तभी मियो बोली कि वो शिनपे को हिरुको मंदिर ले जाना चाहती है ताकि शैडो के बारे में और पता चल सके। ये सुनते ही शिनपे को याद आया कि जब वो पहली बार यहाँ लौटा था तब मियो के साथ मंदिर गया था, लेकिन इस बार वो मंदिर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था आसपास कहीं शैडो मंडरा रहा है। तो उसने बहाना बना दिया कि कल चलेंगे। सोऊ ने टोका, कल तो समर फेस्टिवल है, मंदिर का पुजारी तो फ्री ही नहीं होगा। मगर शिनपे के लिए खतरे में ही सुरक्षा थी। उसने सबको समझा लिया कि कल ही मंदिर चलेंगे।
वापस जाने से पहले सोऊ ने सुझाव दिया कि सबको एक पासवर्ड रखना चाहिए ताकि असली और नकली शैडो की पहचान हो सके। मगर शिनपे के मन में अब भी शक था। भले ही सामने सोऊ खुद पर पूरा भरोसा जता रहा था, लेकिन शिनपे ने तय कर लिया था कि जब तक शैडो को पहचानने का तरीका ना मिल जाए वो किसी पर 100% भरोसा नहीं करेगा। उसे पता था कि ये नीच सोच है, लेकिन इस हालात में जरूरी थी। थोड़ी देर बाद सोऊ के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। शिनपे और मियो भीगते हुए इधर उधर भागे जैसे गीले क्यों है। शिनपे गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि मौसम विभाग ने आज बारिश के बारे में बताया ही नहीं था। तभी मियो ने उससे पूछ लिया कि तू इस आइलैंड पर और कितने दिन रुकेगा। ये सुनते ही शिनपे को याद आया कि वो तो सिर्फ उशियो के अंतिम संस्कार के लिए आया था और तुरंत वापस जाने का प्लान था। ये सुनकर मियो का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, काश तू हमेशा यहीं रह पाता। फिर उसने वो शंख का लॉकेट शिनपे को वापस दे दिया कि ये तू ही रख। बारिश रुकने के बाद दोनों घर लौट आए। कमरे में बैठकर शिनपे उशियो के फोन का पासवर्ड गैस करने लगा। उसने उशियो का बर्थडे भी डाली, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिनपे घबरा गया कि कहीं शैडो तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, ये तो सोऊ और टोकीको थे जो उसे समर फेस्टिवल में बुलाने आए थे। दोनों ने खूबसूरत युकाटा पहनी थी। मियो भी युकाटा में आई तो शिनपे थोड़ा हैरान रह गया। सोऊ शिनपे को किनारे ले गया और धीरे से बोला, मेरे पास शैडो को पहचानने का तरीका है,